नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2023 को एक अपना सर्कुलर निकाला था जो हायर पेंशन से रिलेटेड था और इसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मेंशन किया है कि कौन कौन वो लोग हैं जो हायर ईपीएस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सर्कुलर बहुत बड़ा है लेकिन आपके लिए मैं क्रिस्प 2 से 3 मिनट का एक छोटा समरी लाया हूं जिसके बदौलत आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि कौन कौन हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं छोटी सी समरी। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर ईपीएफओ का आया हुआ है, यहां पर ईपीएफओ ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको समराइज किया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वो पॉइंट थे 44.3, 44.4 एंड 44.5। इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दूंगा और उसके बाद ईपीएफओ ने एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में 3 पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल होगा ईपीएस के लिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके जो क्रिस्प 3 पॉइंट है उनके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है हम डिस्कस करेंगे 44.5। 44.5 ये कहता है कि जो भी लोग ईपीएस से 1 सितंबर 2014 के पहले एग्जिट कर चुके हैं, मतलब कि जिनकी पेंशन वहां से स्टार्ट हो चुकी थी और पेंशन दोस्तों स्टार्ट होती है 58 ईयर्स के एज से, वो लोग हायर ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा डायरेक्शन था वो था 44.3। 44.3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2014 में जब ईपीएफओ ने ईपीएस स्कीम में अमेंडमेंट लाया था तो एक प्रोविजन ऐड किया था 11.4 का। 11.4 वो प्रोविजन था जिसके तहत जो लोगों ने हायर पेंशन को ऑप्ट किया था उसके पहले या जो करना चाहते थे उनको फिर से एक बार अपना जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर के देना था। तो जिन लोगों ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर के दे दिया था 2014 में ही, वो लोग बाय डिफॉल्ट एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए, यह कहता है 44.3 का जजमेंट। दोस्तों, तीसरा जो डायरेक्शन था वो था 44.4। 44.4 ये कहता है कि 2014 में जब ईपीएफओ ने अमेंडमेंट लाया था ईपीएस स्कीम में और बोला था कि 11/4 के तहत फिर से एक बार जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना होगा, वहां पर 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट ही नहीं किया क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना चाहिए। दूसरे वो लोग जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट किया था लेकिन उनका ईपीएफओ ने डिनाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सारे लोग अब एलिजिबल होंगे अगले 4 महीने में ईपीएस का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर के देने के लिए। और दोस्तों, 4 महीने शुरू हो गए थे 4 नवंबर 2022 से और वो एंड होने वाले थे 3 मार्च 2023 पर। तो दोस्तों, इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने जिन जिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस का मेंशन किया था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया और इसका कंटेक्स्ट अगर आपको समझ चुका होगा तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि क्रिस्प फॉर्म में ईपीएफओ ने एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या बताई है जिसके तहत आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आइए दोस्तों, समरी में फट से जानते हैं कि वो 3 कंडीशंस क्या थे। दोस्तों, यहां जो ईपीएफओ का सर्कुलर है ये 3 कंडीशन मेंशन करता है और ये तीनों कंडीशन और फॉर्म में नहीं है, एंड फॉर्म में है। मतलब कि अगर आपको एलिजिबल होना है हायर पेंशन के लिए तो आपको तीनों कंडीशन को एक साथ एलिजिबल होना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे हायर पेंशन पाने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर पहली कंडीशन जो ईपीएफओ ने मेंशन की है वो है द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर पैराग्राफ 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम ऑन सैलरी एक्सीडिंग द प्रिवेलेंट वेज सीलिंग ऑफ ₹5,000 और 6,500 एंड। तो दोस्तों, यहां पर 1 मिनट रुकते हैं और इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ ने जो 3 कंडीशंस यहां पर मेंशन की गई है उसमें सबसे ट्रिकी कंडीशन ये पहली वाली है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका पीएफ कटता है और वो पीएफ एक पीएफ वेजेस के ऊपर कटता है। ये पीएफ वेजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बेसिक प्लस जीए और भी कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड होती है और फाइनली वो जो फाइनल अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपको पीएफ मिलता है। दोस्तों, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है 2 हिस्सों में बटा होता है, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय अपने हिस्से का 12% जमा करता है अपने पीएफ में और एम्प्लॉयर भी 12% जमा करता है उसके हिस्से का। अब दोस्तों, यहां पर जो डिफरेंशिएशन आता है इस अंडरस्टैंडिंग में वो आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर। दोस्तों, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया कि जो 12% मिलता है वो टोटल बेसिक प्लस जे या जो भी एलिजिबल पीएफ वेजेस होगा उसके ऊपर एक्चुअल फॉर्म में कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक प्रोविजन ऐसा भी है कि आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपके टोटल एक्चुअल बेसिक प्लस जी या पीएफ वेजेस पे ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ जो सीलिंग लिमिट उस टाइम का होगा उसके ऊपर 12% कंट्रीब्यूट करके भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूं, अगर आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए जो है वो 1 लाख रुपए की है तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में होना चाहिए था 12,000 रुपए का। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करती है तो जो करंट सीलिंग है 15,000 रुपए का, उसके ऊपर ही वो 12% देगी, ना कि आपको पूरा 12,000 आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 2 तरह की कंपनियां होती है जो एक्चुअल बेसिक प्लस जी या एक्चुअल पीएफ वेजेस के ऊपर में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देती है 12% का, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सिर्फ सीलिंग लिमिट पर देती है। तो ये जो पहला पॉइंट यहां पर मेंशन किया जा रहा है वो ये बताता है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिक प्लस जे या एक्चुअल पीएफ सैलरी पर अगर हुआ होगा
तो ही आप एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सीलिंग लिमिट पर 12% दिया होगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप दोस्तों पहला पॉइंट मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया। तो आइए दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है एम्प्लॉइज हु डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजो टू पैरा 11(3) ऑफ द प्री अमेंडमेंट स्कीम सिंस डिलीटेड व्हाइल बीइंग मेंबर ऑफ ईपीएस 95 एंड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 2014 में जब 11(3) के अंडर 11(4) का प्रोविजन था जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने का, कुछ लोगों ने तो वो फॉर्म भर दिया था, तो वो लोग बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो गए थे हायर पेंशन के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, या तो उन्होंने भरा था उनका फॉर्म ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया था, वो सारे लोग अब एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों यहां पर तीसरी कंडीशन दी गई है एम्प्लॉइज वर मेंबर्स प्रायर टू 1/9/2014 एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑन और आफ्टर 1/9/2014। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट यहां पर कहता है, ये बोलता है कि आप ईपीएस के मेंबर होनी चाहिए थे 1 सितंबर 2014 के पहले भी और 1 सितंबर 2014 के बाद भी। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं वो हायर ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों जो भी लोग 2014 के बाद में रिटायर हुए वो लोग बाय डिफॉल्ट एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए, इस थर्ड क्लॉज की वजह से। तो दोस्तों एक बार नटशेल में मैं आपको बता देता हूं कि तीनों क्लॉज क्या कहते हैं। ये तीनों क्लॉज में से पहला क्लॉज ये कहता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में जो डाला है वो 12% ऑफ एक्चुअल पीएफ वेजेस या एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर डाला होना चाहिए। अगर उसने सीलिंग लिमिट पर डाला है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, आप 1 सितंबर 2014 के पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद भी ईपीएस के मेंबर होने चाहिए थे, मतलब कि आप ईपीएस में कंट्रीब्यूट करते होने चाहिए थे। तीसरी चीज, आपने 1 सितंबर 2014 के वक्त जो 11(4) ऑप्शन फॉर्म था वो आपने नहीं भरा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप मीट करते तो आप एलिजिबल हो जाएंगे हायर पेंशन के लिए। और दोस्तों मैं समझता हूं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर ही 12% कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए दोस्तों जो भी लोग 2014 के बाद में रिटायर हुए मोटे मोटे तौर पर वो सारे लोग हायर ईपीएस ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अलावा भी इस सर्कुलर में कुछ मोटी मोटी चीजें दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ईपीएफओ का रिफंड कैसे लिया जाएगा, इसका कैलकुलेशन पेंशन का कैसे किया जाएगा। ईपीएफओ ने बताया कि इसके लिए एक और सर्कुलर वो लोग रिलीज करेंगे जहां पर इसका डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। ईपीएफओ ने यहां पर यह भी मेंशन किया है कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ईपीएफओ ने कहा है कि जो भी रीजनल कमिश्नर्स होंगे उनको एक फॉर्मेट बनाना है, वो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, और वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बताना है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सम्मति के साथ ही वो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों अभी भी इस सर्कुलर के बाद में दो चीजों पर क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली वो फॉर्म होगा कैसे और पेंशन के लिए कितना पैसा रिफंड करना है और पेंशन कैलकुलेट कैसे की जाएगी। इसके लिए हमको एक और ईपीएफओ सर्कुलर के लिए वेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने जो इतना लंबा सर्कुलर निकाला था उसकी एक छोटी सी समरी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं इस समरी से आपको बहुत हद तक एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के नए नए वीडियोस में आपके लिए ला सकूं जहां पर आपको क्लैरिटी लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए छोटी सी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।